बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 दिसंबर और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने बैक वक्त वाशिंगटन डीसी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी से रखेंगे। आपको खबर तो पता चली गई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है उससे रिलेटेड 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब है तो ये एक नेशनल इशू, लेकिन ये इतना बड़ा इशू है नहीं जितना बड़ा इशू चौधरी निज़ामुद्दीन बनाने की इसको कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आजकल वो डी चौक के कत्लेआम के बाद पाकिस्तान के जो टॉप के मिलिट्री जनरल्स हैं वो शदीद प्रेशर में हैं, तो वो हर मामले को कौमी अहमियत का मामला बनाकर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर हनीफ अब्बासी साहब से और दूसरे लोगों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और कहा गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से करवाई गई हैं। हालांकि अगर हम आपके सामने ये चार्ट रख सकें और भी इसमें भी नामुकम्मल इन्फॉर्मेशन होगी, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि हर दूसरे चौथे साल अमेरिका बहादुर जो है वो पाकिस्तान के मिसाइल बनाने का जो सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे ही करते हैं मुल्क पर कि वो उन कंपनीज को बंद कर देते हैं, शायद कोई नई कंपनीज खोल लेते हैं और फिर उनसे अपना काम शुरू कर देते हैं। तो इससे उनका काम रुकता नहीं है, ना रुका है पिछले 20-30 साल में पाकिस्तान का काम, ना आइंदा रुकने का कोई चांस है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अमेरिका ने एक दफ़ा फिर से उसी तरीके से जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई है। 4 कंपनीज हैं। अब पाकिस्तान को अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये करना पड़ेगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इन 4 कंपनीज को बंद करके इनकी जगह कोई नई कंपनीज खोलनी पड़ेंगी। लेकिन चौधरी निज़ामुद्दीन को क्योंकि डेस्परेटली इस टाइम डाइवर्जन चाहिए, तो वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से डाइवर्जन मिले और कहें कि देखें जो मिसाइल हैं वो तो कौमी असासा है, वो को आसिम मुनीर साहब के तो नहीं है, वो किसी एक बंदे के तो नहीं है। तो देखें तहरीक इंसाफ कितनी मुल्क दुश्मन जमात बन गई है कि ये तो अब मिसाइलों पर भी हमला कर रही है, एटॉमिक जो पाकिस्तान की एक डिटरेंस है उसके ऊपर भी हमला कर रही है। अब हालांकि अगर इस बात को गौर से देखें तो आपको समझ आएगी कि इस मामले में भी जो इस वक्त, क्योंकि पूरी की पूरी ताकत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है और मौजूदा रजीम और मौजूदा गवर्नमेंट उन्हीं के अहकामात पर काम करती है। मौजूदा अगर वज़ीर दिफा हों या वज़ीर ख़ारजा हों या सो कॉल्ड वज़ीर आज़म हों, ये तमाम के तमाम हैंड पिक्ड हैं और वज़ीर दाखिला तो उनके बहुत ही करीबी अजीज़ हैं। तो इस वक्त अमेरिका की तरफ से इन 4 कंपनीज का, जो कि मैंने कहा कि पहली दफ़ा नहीं लग रही ये पाबंदियां, पहले भी कई दफ़ा लग चुकी हैं और एक चार्ट भी आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल फिर भी जो पाबंदियां लगी हैं वो इनके फोड़पन से लगी हैं, इनके नकम्मेपन से लगी हैं। अगर ये रजीम मौजूदा अपना काम दुरुस्त कर रही होती और एंगेज कर रही होती तो ये वेस्ट को बताती कि भाई ना हमारे मिसाइलों ने आप पर हमला करना है, ना यूरोप के किसी मुल्क पर करना है, ना अमेरिका से करना है। हमारा आपके साथ कौन सा कोई कॉन्फ्लिक्ट है, हमारी तो आपके साथ कोई ज़मीन नहीं बांटी हुई। हम तो अपनी डिटेरेंस क्रिएट कर रहे हैं हिंदुस्तान के सामने, और अगर आपने पाबंदियां लगानी है तो फिर हिंदुस्तान पे भी लगाएं अगर आपने हम पे लगानी है। तो ये इंगेजमेंट थी जो जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में पाकिस्तान की मिलिट्री ने, क्योंकि उन्हीं के पास सिस्टम गवर्नमेंट है, ये अमेरिका बहादुर के साथ करनी थी। वो इंगेजमेंट मुनासिब तरीके से नहीं हुई। हालांकि हम यहाँ दौरे करते थे, लोगों से मिलते थे, IMF के पैसे लेते थे, बाकी सब कुछ करते थे। तो ये हमारा फेलियर है। जब हमारा ये फेलियर है, बाकी सब रजीम चेंज और सारे काम तो हमने करवा लिए, लेकिन ये हमारा फेलियर है। तो अब इस फेलियर की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, जो टॉप पे बैठे हुए जनरल्स हैं, उनको लेनी पड़ेगी। उसको लेने के बजाय अब क्या पूरे का पूरा बयानिया शुरू हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने करवाई हैं ये पाबंदियां, तहरीक इंसाफ ने, तो आप अब डाल रहे हैं ये पाबंदियां। ये तो मैंने आपको कहा कि हर 4 साल बाद लगती हैं, तो तब आप पे ये कौन पाबंदियां लगाता था। तो डेस्परेट है, किसी ना किसी तरीके से हर चीज़ जो है वो तहरीक इंसाफ पर डालते हैं। मेरे ख्याल में इसमें जो स्मार्टेस्ट बयानिया है तहरीक इंसाफ का, क्योंकि पूरी की पूरी तवज्जो जनरल आसिम मुनीर साहब और दूसरे जनरल्स की यही है कि डी चौक से मामला जो हटे, कत्लो गारत से हटे, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनका इस टाइम मामला चल रहा है उससे हटे, और पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कोर्स है वो पूरे का पूरा हम शिफ्ट कर लें मिसाइलों के ऊपर पाबंदी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है, ये कहना चाहिए कि इनका नकम्मापन है, इनकी वजह से ये पाबंदियां लगी हैं।
ये पूरे के पूरे मसरूफ़ हैं इस टाइम इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान की आम आवाम को निशाना बनाने में, और सारी तवानाइयाँ क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे लगाई हैं, और जो इनका अपना काम था वो ये कर नहीं सके, तो ये इनका नकम्मापन है, इसके ज़िम्मेदार ये हैं। और साथ लगे हाथ ये भी कहें कि अगर अमेरिका ने लगानी थी पाबंदियाँ तो हिंदुस्तान पर भी लगाते, हम इन पाबंदियों को जो है वो बिल्कुल इनके हक में नहीं है। ये तहरीक इंसाफ को मेरी ज़ाती राय में स्टेटमेंट देनी चाहिए, और असल सुई, असल मामला जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब और दूसरे जनरल्स की जो जाहिर है इसमें कोताही है पाबंदियां लगने में, और उसके साथ साथ डी चौक में जो गोली चली है उसके ऊपर तवज्जो रखनी चाहिए। ये सारे का सारा मामला इसी तरह से। मैंने एक ऐसा ही ट्वीट किया, तो इस ट्वीट के जवाब में बहुत सारे दोस्तों ने, बल्कि एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत ने कहा कि आपका ट्वीट जो है वो लग रहा है ऐसे कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा देने का। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब मुझे ये बताइए कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहाँ से फ़िक्र हो गई हमारी कोई बहुत ज़्यादा हमारे एटमी असासों की, उनकी तरफ से लगती हैं पाबंदियाँ तो लग जाएं, क्योंकि अगर वाकई उनको फ़िक्र होती तो वो अपनी तवज्जो इन पाबंदियों को हटवाने पे या इनको रोकने पे ना लगाते। उन्होंने तो, जो मैं आपको मुसद्दका तरीके से बताता हूँ कि जो पाकिस्तान की यहाँ एम्बेसी है वो तो दिन रात यहाँ पर इमरान खान को एक्सट्रीमिस्ट साबित करने पे लगी हुई है। वो बाकायदा जो यहाँ पर एम्बेसडर हैं, जो उनका स्टाफ है, वो जाके कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं दूसरे लोगों को मिलके कहते हैं कि इमरान खान इस्लामिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, और वो आ गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसको रोकने में हमारी मदद करें। तो नालायकी जिनकी है आप वो बताएं। और दूसरी बात ये कि कल को इन सब ने चले जाना है, किसी ने रहना नहीं है। पाकिस्तान का दफाई निज़ाम जो है, एटमी प्रोग्राम जो है, उसने भी रहना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ने भी रहना है। अगर इनके अताब से बच गया, तो जो हमारे मौजूदा नलायक हैं इनसे बच गया सबसे, तो रहेगा पाकिस्तान का सिस्टम। तो हम क्यों ना उसके हक में बात करें और इनकी नालायकी को अयां करें, जो असल बात है। तो इसलिए ये यहाँ पर बड़ा कुछ तहरीक इंसाफ के अंदर बाहर इधर उधर नैरेटिव की जंग, इसने ये कह दिया उसने ये कह दिया, कुछ इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सीधा सीधा मौजूदा जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, जो मिलिट्री जनरल्स हैं, ये उनकी कोताही है, उनके नीचे बैठी हुई पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोताही है। उन्होंने ये पाबंदियां लगने दी क्योंकि उनका तमाम तर फोकस इमरान खान पे है। बहरहाल भले इनकी कोताही है और इनको जाहिर है इनका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो एज अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम पे है तो हिंदुस्तान पे भी लगाएं पाबंदियां, सिर्फ हम पे क्यों लग रही हैं। तो ये इतना सा बात होनी चाहिए, तो आगे चलना चाहिए। इसके ऊपर को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखनी चाहिए और एक दूसरे के ऊपर उंगलियां नहीं कसनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है जेल में अली अमीन गंडापुर साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से, और वो अब रिपोर्ट हो रही है, मोहम्मद मालिक साहब ने रिपोर्ट की, बहुत सारे लोगों ने। मेरा डायरेक्टली तो अभी तक कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई किसी शख्सियत से जो उस मुलाकात में मौजूद थे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सहाफ़ी हजरात रिपोर्ट कर रहे हैं मीडिया के ऊपर, वो यही कह रहे हैं कि खूब सरजनश हुई है बाहर बैठी जो भी शख्सियात थी उनकी, और इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिकमत अमली दी है, और जो लोग मुज़ाकरात करना चाह रहे थे उनको मुज़ाकरात के लिए हफ्ते वाले दिन तक का मतलब कल तक मोहलत दी है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं होती, एजेंडा दो ही है आवाम के सामने है, एक तो 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन इंक्वायरी, और उसके साथ साथ जितने भी लोग इस टाइम बेकसूर कैद हैं उनको फौरी छोड़ा जाए। ये इमरान खान के मुतालबे, जो कि बिल्कुल जायज़ मुतालबे हैं, और इनको मुझे नहीं लगता कि जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके जो दूसरे जनरल्स हैं वो मानने को तैयार होंगे। सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए मैंने आपको पहले भी एक दिन लंबा चौड़ा तज्जिया दिया था कि ये अपोजिशन को इकट्ठा कर लें, ये मुज़ाकरात खेल लें। देखें, ज़्यादा पार्टियां साथ होनी चाहिए, देखें जमात इस्लामी को भी मिला लें, मौलाना फजल रहमान साहब को भी मिला लें, आप महमूद अचकज़ई साहब को भी मिला लें, फ़लाँ को मिला लें। मैं किसी पार्टी को टारगेट नहीं करता क्योंकि उसका फिर मेरी पार्टी को नुकसान होता है। मैं किसी का नाम लिए बगैर ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो मुतअद्दिद अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, हुकूमत की तो हैं ही हैं, जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो भी चौधरी निज़ामुद्दीन के आंख के इशारे पर चलती हैं। अब पॉलिटिकल जो आइडियलिज्म है उसके एतबार से तो तहरीक इंसाफ के पास भले 90% सपोर्ट है, लेकिन उन्हें अकेले नहीं खड़े होना चाहिए। ये बात पॉलिटिकल आइडियलिज्म के हिसाब से या पॉलिटिकल रियलिटीज़ के हिसाब से दुरुस्त है आम हालात के अंदर, कि तहरीक इंसाफ के साथ अगर और 4-5 जमातें खड़ी होंगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है मौजूदा हालात में। आप कहेंगे वो कैसे? अब अगर तहरीक इंसाफ इनमें से किसी जमात को साथ खड़ा करती है, वो खड़ा होगी,
90% वोट क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास है, तो उनका इंटरेस्ट है तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने में, वो खड़े होंगे, पॉपुलर वो वेव के ऊपर आएंगे और उनका वोट बैंक भी थोड़ा सा बढ़ेगा, फ़ायदा भी उठाएंगे, हीरोइक साइड के ऊपर भी खड़े होंगे। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट आंख का इशारा करेगी, मिलिट्री जनरल्स उन्हें बताएंगे टाइम पूरा हो गया, चलें अब आप यहाँ से छुट्टी करें, और वो तहरीक इंसाफ को दरमियान में छोड़ के पतली गली निकल जाएंगे। उस टाइम तहरीक इंसाफ का ज़्यादा नुकसान होगा। जैसा कि हमारे सामने स्टेटमेंट है, पहले एक स्टेटमेंट आई, ऑफिशियली तो नहीं आई, मीडिया में आई, सहाफ़ियों ने कहा कि जी शायद इमरान खान साहब की मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हो, जिस पर मौलाना फजल रहमान के बहुत ही मोतमद ख़ास उनके बहुत ही करीबी साथी जो हैं मुर्तज़ा साहब, उन्होंने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा गालिबन उनका नाम है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जेल में मौलाना फजल रहमान का जाना शाया निशान नहीं है। अगर इमरान खान जेल में मिलने के लिए बुलाते हैं तो फिर सेकंड टियर थर्ड टियर की लीडरशिप को इमरान खान से मिलने जाना चाहिए, जेल में मौलाना साहब को नहीं जाना चाहिए। अब मेरा ज़ाती पर्सनल ओपिनियन तो आप पहले दिन से, मौलाना साहब के बारे में मैंने आपको पहले दिन से कहा था, और वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जाहिर है पार्टी पॉलिसी उससे हट के हो सकती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही था कि मौलाना साहब तहरीक इंसाफ को नुकसान ही देंगे, कभी फ़ायदा नहीं देंगे, और अपना फ़ायदा लेके पतली गली से निकल जाएंगे। वही होता हुआ आपको दोबारा नज़र आ रहा है कि इमरान खान से मिलने पर भी वो सेकंड टियर थर्ड टियर सुना रहे हैं। हालांकि अगर मौलाना साहब की सेकंड टियर थर्ड टियर होगी तो पीटीआई तो उससे बड़ी जमात है, उनकी फिर फोर्थ टियर फिफ्थ टियर लीडरशिप को उनसे मिलना चाहिए, इमरान खान क्यों मिलेंगे? लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये आप रोमानियत तो हो सकती है आपकी, आप अपनी रोमानियत में तो कह सकते हैं कि ये साथ खड़े हों तो कितना अच्छा लगे हमें, और कुछ पॉलिटिकल दोस्त ये समझते भी हैं कि शायद ये हकीकत है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री जनरल्स जब इन्हें इशारा करेंगे तो ये छोड़ के साइड पे हो जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ को आल्दो कि ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है, लेकिन नेट लॉस होगा इसमें, और अपने बाजुओं पर, अपने पाँव पर ही खड़े होने की तैयारी करनी पड़नी है, और उसी में से कोई रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश करनी पड़नी है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी थी, जो कि अगेन मैं कहता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि उनकी इसमें बददयांती है, लेकिन वो बयानिया जो है वो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स ने फीड किया हुआ है मार्केट में, और वही चल रहा है। अब मोहम्मद मालिक साहब ने खबर यह दी कि पहले 9 मई की सज़ा होगी। गौर से सुननी आपने बात, पहले इमरान खान को 9 मई की सज़ा होगी, फिर किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। एक तरफ पूरी हवा उठाई हुई थी कि इमरान खान बहुत ही घमंडी है, इमरान खान मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, इमरान खान को मुज़ाकरात करना चाहिए, ये मिलिट्री कह रही थी। और दूसरी तरफ मोहम्मद मालिक साहब को ये कह दिया कि तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक 9 मई में इमरान खान को सज़ा नहीं हो जाएगी। अब आप ये देख रहे हैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये इस तरीके से मिलिट्री जनरल्स खेलते हैं। अब सादा बात यह है कि हंसी निकल जाती है बंदे की सोच के कि 9 मई की सज़ा दे के आपने क्या कर लेना, पहले थोड़ी सज़ाएं दी हुई हैं इमरान खान को, एक और दे लेंगे तो उसमें से क्या निकल आएगा। मतलब हवा ऐसे बनाते हैं कि जैसे पता नहीं 9 मई की सज़ा दे के, भाई इमरान खान जेल में है ना, आपने उन्हें जेल में ही रखना है। 9 मई में सज़ा दें या ना दें, आप कोई और झूठा केस बना लेंगे। 9 मई नहीं तो अब 26 नवंबर का केस बना लेंगे, 26 नवंबर नहीं तो कोई और बना लेंगे। तो इसलिए इमरान खान को आपने सज़ा दे दी या ना दे दी, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है, फ्रॉड है, झूठ है, ये वो सायाप हैं, ये सब का सब वो करने की कोशिश की जाती है, और फिर मीडिया के अंदर ऐसी खबरें जो है वो फीड करके आप तक पहुंचाई जाती हैं। अच्छा, अगली खबर जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई क्या कोई आर्मी चीफ का नाम लेके ऐसी बातें कर सकता है। जी हाँ, मुनीब फारूक ने नेशनल टेलीविज़न पर यह बैठकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम भी लिया उसी स्टेटमेंट में, और एक तरह से उन्हीं का पैगाम वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इधर बात क्लियर है, अमेरिका फ़ोन कर ले या कोई और कर ले, जो हमारा कोई उखाड़ सकता है वो उखाड़ ले। बच्चा छोटा है, उसको अभी पता नहीं है, मैंने आपको बताया कि बच्चे को भी पता नहीं कि टेलीविज़न पर बैठ के ये नहीं कहते। पंजाबी में इसकी ट्रांसलेशन है कि तुसी जो पुटना है पुट लो, और उर्दू में कहते हैं कि आप जो उखाड़ सकते हैं वो उखाड़ लें। तो वैसे बच्चों को तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जैसे मुनीब कह रहे हैं, और उनको इस काम में नहीं आना चाहिए, उखाड़ने या ना उखाड़ने में, ये उनकी उम्र से बड़ी बातें हैं। लेकिन बहरहाल उनको, क्योंकि आजकल थापी बहुत बड़ी जगह से है, तो थापी जब इतनी बड़ी जगह से हो तो बंदर भी अपने आप को हकीम लुकमान ही समझता है, तो वो आज कल आकर टेलीविज़न पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये पहले भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने एक मशवरा दिया था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को
कि आप मुन्ने मुनीब फारूक जैसे लोगों से दूर रहें। ये आपका फ़ायदा नहीं कर रहे, आपका नुकसान कर रहे हैं। ये हमाकत पर मबनी जो गाली दी है उन्होंने, ये गाली है, गलीज़ बात है। अगर आपको समझ नहीं तो बहुत ही गंदी बात है, जिसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि ये पुटना का किस किस चीज़ को पुटना होता है और कैसे पुटना होता है। ये मुनीब फारूक साहब अपनी वालदा या अपनी बहनों के सामने बैठ के ये बात नहीं कर सकते, ना अपने बच्चों के सामने, लेकिन नेशनल टीवी पर उन्होंने गाली दी है। ये समझ से बाहर है कि आर्मी की जो टॉप ब्रास है, जो टॉप जनरल्स हैं, वो अपने आप को इन लोगों से रिलेट करके क्यों इस तरह के बाजारी जुमले जो हैं वो अपने साथ इनको रिलेट करने दे रहे हैं। कसूर तो जाहिर है इन्हीं का है, लेकिन कसूर फिर आपका भी है कि आप किसी ना किसी तरह से इनके साथ अपने लिंक को, अपने रिलेशनशिप को इन्हें पब्लिकली डिस्प्ले करने देते हैं। तो बहरहाल अमेरिका बहादुर को ये है, ये तो है पब्लिक में तड़ी। और दूसरी तरफ मैंने आपको खबर दी थी कि पूरे मीडिया को कहा गया है कि रिचर्ड ग्रेनल के बारे में या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई बदतमीजी आपने नहीं करनी, सफ़ेद झंडा लहराया हुआ है। तो ये सायाऑप्स जो हैं, जो गेम्स हैं, आगे पीछे खेली जा रही हैं आपको धोखा देने के लिए, आपको महव रखने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि हम बड़े तगड़े हैं पाकिस्तान में, क्योंकि सारी गेम डरा के है, सारा डर के ऊपर मामला है। आपको डरा के रखना ही उनका काम है। असल में वो काम कर सकते हैं कि नहीं, कई काम कर भी सकते हैं जाहिर है, लेकिन जो नहीं भी कर सकते ना, उसमें आपको डरा के रखना है। वही नंबर 1 वाली बात। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे दो बहुत ही इस कौम के उजले चेहरे, उनकी बात करेंगे हम। बहुत ही खूबसूरत चेहरे, बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही खूबसूरत शहरी, जस्टिस बाबर सत्तार की और जस्टिस तारिक सलीम शेख। मैं दोनों को ज़ाती तौर पर किसी न किसी तरह से, ज़ाती तौर का मतलब ये तो नहीं कि मेरी कोई दोस्ती है, लेकिन दोनों के प्रोफेशनलिज्म को ज़ाती तौर पर देख चुका हुआ हूँ और दोनों के फ़ैसले देख चुका हुआ हूँ। जस्टिस बाबर सत्तार ने तो बहुत ही खूबसूरत फ़ैसला दिया है, और फ़ैसला उन्होंने दिया है कि जो DG ISPR ने एक इंटरफेरेंस की थी और पैमरा के थ्रू टेलीविज़न चैनल्स को बताया था कि कौन सा डिफेंस एनालिस्ट टेलीविज़न पर बैठ सकता है डिफेंस के बारे में बात करने के, और कौन सा नहीं बैठ सकता। तो वो डिफेंस से लेके तो फिर जो मिलिट्री का सियासत के अंदर रोल है ना, उसमें भी वो जा घुसे थे। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस बात की खोज लगवा रहे थे कि DG ISPR का क्या काम कि टीवी पर किसने बैठना और किसने नहीं बैठना। तो कोई मान नहीं रहा था, ना DG ISPR इसकी जिम्मेदारी ले रहा था, ना पैमरा। फिर पैमरा ने बता दिया कि DG ISPR ने वर्बली हमें कहा था, फिर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। इस दफ़ा तो पैमरा का वकील ही गायब हो गया। तो अब आखिरकार जस्टिस बाबर सत्तार ने एक किस्म की सरजनश की है। जी हाँ, एक किस्म की जो आप ये कहें कि खिंचाई की है DG ISPR की, तंबीह की है। वैसे तो उनका इसके बाद कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, जो भी वो DG ISPR होंगे उस वक्त, अगर हाई कोर्ट के लेवल से उनके खिलाफ ऑर्डर आ गया है। तो अब स्टे ऑर्डर दे दिया है उनके खिलाफ, और स्टे ऑर्डर ये दिया है कि उन्होंने जो अहकामात दिए थे कि उनकी इजाज़त के बगैर दिफाई एनालिस्ट जो है वो टीवी पे नहीं आ सकता, उसको अब रद्द कर दिया है। उनके उस डिसीजन को मेलाफाइड कह दिया, उनके उस डिसीजन को अपने जो इख्तियारात हैं उनसे तजावज़ कह दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में वो एक गैर कानूनी काम करने के, बेज़ाब्तगी करने के मुर्तकिब हुए हैं। उस पर अदारे की कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, लेकिन करेगा कोई नहीं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो जस्टिस तारिक सलीम शेख, एक बहुत ही उम्दा, एक बहुत ही नफीस जज, नफीस इंसान। मैं उनकी अदालत में जाके देखता रहा किस तरीके से वो सुबह आते थे 9 बजे और शाम 7-7, 8-8 बजे तक अदालत में, इससे भी लेट तक मुकदमात सुनते थे। स्पेशली जो मुझे बहुत ही एक टचिंग एक्सपीरियंस था वो ये था कि जब जोड़ों की तलाक हो रही होती थी और उसमें बच्चों के तनाज़े का मामला होता था, तो कितनी वो एक मैं यही कहूँगा कि एक घर का जैसे बुज़ुर्ग का किरदार होता है। वो अदालत में जज तो थे, जस्टिस तो थे हाई कोर्ट के, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं उनके अंदर इंसानियत देखता था उन केसेस को डिसाइड करते हुए, उससे वेरी इम्प्रेसिव। अल्लाह करे कि पाकिस्तान को और इस तरह के नफीस जजेस मिले जो इस तरीके से इंसानियत के जो तकद्दस हैं, जो इंसानियत के तकाज़े हैं, उनको भी जज होते हुए पूरा करने की कोशिश करें। तो इन्होंने एक फ़ैसला किया है आज। इन्होंने फ़ैसला ये किया है कि जो इमरान खान साहब का रिमांड दिया गया था, और वो रिमांड दिया गया था वीडियो लिंक के थ्रू, उसको इन्होंने आज कलअदम करार दिया और कहा है कि रिमांड देने के लिए फ़िज़िकल अपीयरेंस ज़रूरी है, आप वीडियो लिंक पर नहीं दे सकते। ये भी एक बहुत ही मोतबर और अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि इससे भी एक बुरी रीत जो है वो पड़ गई थी और मामला जो हैं वो मज़ीद ख़राब होने थे। अगली खबर ये कि जी ब्रिगेडियर महमूद शाह, जी हाँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह अब क्लेम कर रहे हैं कि जो APS साने में बच्चों को शहीद किया गया था और उसमें जो इन्वॉल्व थे एहसानुल्लाह एहसान, उनको हमने खुद भगाया था।
पाकिस्तान की रियासत ने, शायद उनका जो इशारा है वो फ़ौज की तरफ भी है कि हमने उनको खुद भगाया था, वो कोई खुद से भाग के नहीं गए थे। अब जो वो इंकशाफात कर रहे हैं इस पर तो अगेन बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। ये APS के बच्चों को शहीद करने वाले लोगों को अगर हमने खुद भगा दिया था तो फिर बाकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ रहेगी। खबरें और भी थी, वक्त हो गया, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।